वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। चलो आज देखते हैं वन शॉट हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे क्लास 10th पहले चैप्टर जो हमारे पास वास्तविक संख्या हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है आपको कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए पूरे चैप्टर के बारे में। बेसिक जानकारी मीन्स कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका क्या होती है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सिद्ध करना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या कब होती है। सिद्ध करेंगे हम √3 अपरिमेय संख्या कैसे है, √5 कैसे है, इन सबको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना जो √3 हमारे पास है वो हमारी परिमेय संख्या है, इसको हम मानेंगे। तो उसका मानने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें ये पता है कि जो भी परिमेय संख्या होती हैं वो हमारा p/q के फॉर्म में होती हैं। तो जो √3 होगा वो हमारा p/q के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पे होता है कि q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसको याद यहाँ पे ये करना है कि जो हमारा p और q होगा ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब कि वे संख्या जिनका HCF 1 होता है उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि ऐसा कोई सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा, नहीं तो कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं होगा। मतलब कि कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, ना ही p को नहीं q को, इसका ये मतलब है। तो अब हम इस क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों को पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² अपॉन q²। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p² बटे में q²। अब हमें करना क्या है, अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास q² इधर जाएगा, p² इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q² को p² अपॉन 3। हमें ये पता है कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। मान लीजिए हम यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। अगर मान लीजिए हम 3 जो है वो हमारा 12 को डिवाइड करता है, 3 4 जा 12। तो ये जो 3 होगा ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, जो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर मीन्स 144, इसको भी ये डिवाइड करेगा। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे हमने देख लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं। वही बात हमें लिखनी है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, मतलब p को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए लिख देते हैं 3 p² को विभाजित करता है, अतः यह p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। हमने ये लिखा है कि जो हमारा ये 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो p को भी डिवाइड करेगा। हमने यहाँ पे देखा है कि कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है कि q² इक्वल टू p² अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम मान लेंगे यहाँ पे जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में माना था। अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा, करना क्या है आपको, p की जगह पे हमें अब फिर से मान लेना है कि माना p इज इक्वल टू, अगर आपको हम यहाँ पे 3 है तो हमको 3 के साथ कोई भी कोई भी चर मानना पड़ेगा, 3x 3y 3r 3q कुछ भी। और यहाँ पे अगर हम 5 आएगा तो 5 मानेंगे, 6 आएगा 6 मानेंगे, जो भी नंबर होगा उसके साथ हमें कुछ मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि p इक्वल टू 3r। अब क्या होगा, अब हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। इस p की वैल्यू जो हमने माना है उसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे पी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे लिख देंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इस p की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर और अपॉन में 3। अब जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आर स्क्वायर और बटे में 3, ये हमारा 3 3 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये होगा, यहाँ पे अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 इधर चला आएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ हुआ क्या है, बेसिकली हमने क्या किया है कि p की जगह पे 3r माना था तो 3r रख देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 9r स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे 3 3 जा 9, तो 3r स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो क्यों यहाँ पे सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, तो ये हमारा क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि हमारा जो है यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है, अतः यह क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हमने किया क्या यहाँ पे कि अभी हमने माना था कि जो हमारे पास, हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हमने इसमें माना था कि जो हमारे पास ये √3 है वो एक परिमेय संख्या है और p और q में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, और p और q क्या थी, सह अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जो अब दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते, उनमें सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, मतलब कि उसका जो HCF है दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है कि p को जो है 3 भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p को 3 भी डिवाइड कर रहा है, और हमने यहाँ पे देख लिया कि q को भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है और p और q सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि उनमें कॉमन फैक्टर 1 है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हमने माना है, क्योंकि करना तो नहीं चाहिए दोनों को, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों को डिवाइड करे, बस दोनों को डिवाइड 3 ने कर दिया है। इसका मतलब कि जो हमने माना था, जो हमने अवधारणा थी हमारी वो गलत है, हमने जो भी माना था वो हमने गलत माना था, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः ये कौन सी संख्या होगी, तो ये हमारी होगी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारी जो अवधारणा है, हमारी अवधारणा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा, दोनों का अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमने माना था कि जो p q है वो से अभाज्य संख्या है, मतलब कि उनका अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना है, हमारी अवधारणा जो है वो गलत हो चुकी है। अतः जो हमारा √3 है वह एक परिमेय संख्या है।
√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आपको जो भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि जो भी हमारे पास अगर इसी की तरह क्वेश्चन जो भी आएगा, मान लीजिए अब आपके पास आता है √5 का हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, या फिर √2 हमारे पास है, √7 हमारे पास है। तो इन सभी संख्याओं को जो हमें प्रूफ करना है वो इसी प्रकार से प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q सहभाज्य संख्या है। उसके बाद हम दिखा देंगे कि जो p और q है, अगर 5 है तो 5 से दोनों डिवाइड होंगे, 2 है तो 2 से दोनों डिवाइड होंगे, 7 है तो 7 से दोनों डिवाइड होंगे। जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तो ये दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है 1 को छोड़ के, तो यहाँ पे लिख दें कि हमारी अवधारणा गलत है और जो हमारा जो √3 या फिर √5 या √7 जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारा परिमेय के बदले अपरिमेय हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अपरिमेय होगा, तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बस आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूफ करना है कि जो 3√3 होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया और ये आपके 2026 के मॉडल पेपर में भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जो 3√3 है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मान लेना है उसी प्रकार से कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे p/q के फॉर्म में, तो अगर 3 यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 3 है, अगर इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, 3 = p/3q। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने माना है कि जो p/q है, यहाँ पे q ≠ 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा √3 है वो p/3q के बराबर है। हमने इसको माना है कि ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। बट हमें ये पता है कि जो √3 होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये हमारी p/3 की परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि ये हमारे इधर वाला जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है और इधर जो हमारे पास p/3q है इसको हमने परिमेय संख्या माना है। बट यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारे पास p/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो √3 है यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं होती है। इसका मतलब जो √3 है वो हमारा p/3q के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमने देखिए हमने इसको माना था कि ये p/q के फॉर्म में हो सकता है, ये परिमेय संख्या हमने माना था, बट ये बराबर नहीं है। मतलब कि जो हमने माना था ये गलत माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा जो है, अतः हमारी अवधारणा में हमने जो माना है, हमारी अवधारणा गलत है,
गलत है। इसका मतलब क्या है? अवधारणा गलत है। इसका मतलब कि जो 3√3 है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये आपके मॉडल पेपर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, दो मार्क्स में आया है। तो ये आपके 2 मार्क्स एकदम सिक्योर हो चुके हैं कंसेप्ट के हिसाब से। तो करना क्या है, सीधा सीधा आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको P/Q के फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद अगर सिर्फ √3 था तो हमने बताया कैसे आपको करना है। अब अगर हमारे पास √3 के पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरफ भेजेंगे, फिर उसकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि अपरिमेय और परिमेय बन रहा है नहीं। अगर दोनों तरफ, एक तरफ अपरिमेय संख्या एक तरफ परिमेय संख्या हो जाती है तो हम आप लिखेंगे कि दोनों संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। और जो हमने अवधारणा है, जो हमने माना था वो गलत है। गलत है मीन्स तब वो हमने परिमेय संख्या माना था, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कौन सी संख्या होगी? तो वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम भाग करते हैं तो भाग में हमने पढ़ा होता है कि एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा देते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो होता है अंदर वाला इसको कहते हैं हम भाज्य, जिससे भाग किया जाता है वो होता है भाजक, और भाग करने पे जो आता है इसको कहते हैं भागफल। और यहाँ पे जब हम घटा देते हैं भाग करने के बाद, तो जो भी नीचे अगर कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो शेषफल 0 होता है, नहीं अगर कुछ आएगा तो उसको वो हमारा शेषफल कहलाता है, शेषफल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी अगर हमें भाज्य निकालना है तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है और शेषफल को प्लस करना होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में हमारा होता है शेषफल, शेषफल। तो अब होगा क्या, हमने क्या किया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि इसको हम मान लेते हैं ए और भाजक को मान लेते हैं बी। जो हमारा भागफल होता है इसको हम क्यू मान लेते हैं और शेषफल को हम मान लेते हैं आर। तो होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता यह है कि हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं। हेडिंग हमारे पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स हम प्रमेयिका भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रमेयिका, प्रमेयिका। तो इसमें बेसिकली आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है जो हमने अभी भी बनाया है। तो अगर हम यहाँ पे भाज्य की वैल्यू ए रखते हैं, यहाँ पे बी रखेंगे, यहाँ पे क्यू रखेंगे और शेषफल को आर अगर प्लस करते हैं तो यही हमारा बन जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए = BQ + R। इसी को मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, या तो छोटा होगा या फिर एकदम ख़त्म मतलब कि 0 होगा। तो अगर इसके बराबर होता है तो एक बार और डिवीज़न हो जाएगा, एक बार और भाग का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो आर का मान होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है। जब भी हमारा शेषफल आता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो हमारी बी से हमेशा छोटी होती है, इस प्रकार, और 0 से बड़ी होती है, या फिर कभी कभी पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 के बराबर होता है। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें 306 और 1314 का HCF निकालना है। तो आपको भाग विधि से HCF आता होगा, तो सबसे पहले हम भाग विधि से HCF निकालते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप में लिख देंगे उसका यूज़ करके, उसके बाद वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले भाग विधि से इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है, हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। एक हमारे पास दिया गया है
306 और हमें दिया है 1314। तो 306 दिया है तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि जो ए होता है वो भाज्य होता है, मतलब कि ए हमारा बड़ा नंबर होगा और जो बी होता है वो हमारा भाजक होता है। तो ए बड़ा नंबर होगा, बी छोटा नंबर होगा, तो हम बड़े नंबर को ए मान लेंगे और छोटे नंबर को बी मान लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1314 और बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 306। अब चलिए भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम 306 का भाग करेंगे 1314 में। तो चलिए इसका भाग करते हैं। तो इसका भाग अगर हम 4 बार में देखते हैं तो 4 बार में हमारे पास आएगा 1224 और इसको हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। फिर इसको हम उठा के यहाँ पे लाते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में। और फिर इसका जब हम भाग करेंगे तो 3 बार में हमारे पास आएगा 270। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब फिर हम इसको उठाएंगे यहाँ पे, अगर हम इसको भाग करते हैं तो 2 बार में हमारे पास 36 दूना 72 हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 18। अब हम क्या करेंगे, अब इस 18 का हम यहाँ पे जो हमारे पास 36 है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो अब हमारे पास 36 का जो हम भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 36 से 36 पूरा कैंसिल। अब आपको पता है कि जब हमारा पूरा क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, कैंसिल मीन्स जब ये हमारा जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड होता है यहाँ पे, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर भाग विधि से एचसीएफ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था ए ये होता है, बी ये, क्यू ये, अब आर ये है हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1314 बराबर 306 गुणे 4 और प्लस में 90। इसको लाने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, वही हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए की वैल्यू ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 306 बराबर यहाँ पे 90 गुणे 3 और प्लस में 36, 90 गुणे 3 प्लस में 36। अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है, अगर 90 को यहाँ लाएंगे, अगर 90 लाना है तो 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस में 18। और सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं कि अगर हमें 90 लाना है तो हमें 36 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, ये हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है कि अगर 36 लाना है तो 18 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस में कुछ भी नहीं है, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 है, आर का मान 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस में 0। अब याद ये रखना है कि जब भी आर की वैल्यू 0 होती है तो जो हमारा बी होता है वही हमारा एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है, किसका किसका एचसीएफ हमारे पास 306 और 1314, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 18। तो ये हमारा क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पर। हमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें 657 और 963 का एचसीएफ पता करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है 657 और 963। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमें ए दिया है ये 657 और बी की वैल्यू हमारे पास है 963। सॉरी, यहाँ पे हमें बड़े नंबर को ए मानना है और छोटे नंबर को बी मानना है। तो हमारे पास ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं, फिर हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख देंगे। तो सबसे हमें करना क्या है कि बड़ा नंबर हमेशा अंदर होता है और छोटे नंबर से हम भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बार में 657 आएगा और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 306 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 657। अब इसको हम 2 बार में अगर भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा 270।
हमारे पास आएगा 612 612 आएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 45, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, 306 को यहाँ लिखेंगे। अगर अब फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 45 को 306 में हम अगर भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 बार में 270। तो 6 यहाँ पे आएगा 3 और ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 45 को यहाँ पे उतारेंगे, 45 तो 36 से कम 36 होगा हमारे पास और आएगा हमारे पास 9। अब इस 36 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास 9 4 जा 36, 9 चौके 36 कट जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा पूरा भाग विधि से HCF है। उसका HCF कितना आया आपके पास, इसका जो HCF आया है वो आया है 9। अब चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख लेते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एल्गोरिथम वो हमारा है A=BQ+R। तो यहाँ पे हम A= यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास है 963 बराबर 657 गुणे 1 और प्लस में 306। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 657 लाना है हमें तो यहाँ पे 306 गुणे 2, 306 गुणे 2 और प्लस में 45। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या दिया है, आगे हमारे पास है अगर हमें 306 लाना है तो हमें 45 गुणे 6 प्लस 36 करना पड़ेगा। तो 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस में 36। अब अगर हमें 45 लाना है तो 36 गुणे 1 प्लस में 9, तो 45 बराबर 36 गुणे 1 प्लस में 9। और सबसे लास्ट में हमारे पास है कि अगर हमें 36 लाना है तो 9 4 जा 36 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, हमारे पास कट गया मतलब 0 है शेषफल। तो यह हो जाएगा 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस में 0। हमने ये पढ़ा है जो भी हमारे पास b की वैल्यू होती है रिमाइंडर 0 होने के बाद, r 0 होने के बाद जो हमारा b की वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो HCF हो जाएगा किसका HCF ऑफ 657 और 963, ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है। एल्गोरिथम यूज़ करेंगे बट दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, याद रखना है धनात्मक है बट विषम पूर्णांक है, वो हमारा 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। और आगे लिखा है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्यों कोई पूर्णांक है मतलब कि क्यों जो है 0 हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक में तीनों नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ को बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये पता है कि जो 6 का मल्टीप्लाई होता है, 6 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी संख्या आती है, वो आती है सम संख्या। अगर आप 6 का पहाड़ा देखेंगे, 6 6 दूनी 12, 18 24, उसके बाद 30 आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा। तो जो भी नंबर होते हैं 6 के पहाड़े में या 6 के मल्टीपल में 6 का जो भी गुणज होता है वो हमेशा सम संख्या होती है। तो हमें वही देखते हैं आगे हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है कि यहाँ पे क्यों जो है ये पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि हमें जो ए है, बी है, क्यू है, आर है, वो क्या है उसे हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना ए जो है कोई धनात्मक संख्या है, ए कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं क्योंकि क्यों हमें पूर्णांक दिया है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमें दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ पे q जो है b की वैल्यू है। यहाँ पे देख लीजिए अगर आपके पास 6q+1 दिया है तो यहाँ पे ये तो b होगा, ये q है, ये r है, तो ये b की वैल्यू 6 है। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, तथा जो b है वो हमें 6 दिया गया है। तब हो क्या सकता है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए तो देखते हैं। हमें ये पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उससे हमें ये पता है कि A = होता है BQ प्लस में R। और यहाँ पे हमने क्या हम देखते हैं कि जो R की वैल्यू होती है वो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, और जो R होता है वो B से हमेशा छोटा होता है। तो
आर का संभावित मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर बी 6 है तो 6 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, और 0 के बराबर भी ये हो सकता है। मतलब कि आर का जो संभावित मान है, संभावित मान, वो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। 6 होगा नहीं क्योंकि बी की वैल्यू 6 है और ये 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 5 तक आएगा। अब हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, तो अब हमारे संभावित जो पूर्णांक होंगे, संभावित मतलब जो बन सकते हैं, हो सकते हैं, संभावित, संभावित, यहाँ पे संभावित लिख दीजिए, गलत होगा ये, संभावित होगा, संभावित मान। हाँ, तो ये संभावित पूर्णांक जो हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे पास होंगे 6q प्लस में 0 हो सकता है, 6q प्लस में 1 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है, 6q प्लस 4, और क्या हो सकता है, और 6q प्लस 5 हो सकता है। हमें सिद्ध करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अगर हम यहाँ पे विषम पूर्णांक देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। तो हमारे पास जो सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक, वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो हमें ये पता है जो 6 का कोई भी पहाड़ा होता है, जो भी गुणज होता है 6 का, वो हमेशा सम संख्या होते हैं। 6 का जो टेबल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जितनी भी संख्या 6 के पहाड़े में आते हैं वो सब सम संख्या होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, वो सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे जो ये पहला ये है, ये भी सम संख्या होगा। तो हमारे पास 6q प्लस 0 जो है ये सम संख्या हो जाएगी। और हमारे पास जो +2 है, और किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो वो सम संख्या ही होती है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 3 तो विषम संख्या होती है। यहाँ पे 6q प्लस 4, सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे सम संख्या प्राप्त होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6q प्लस का 4। अब ये हमारे पास धनात्मक सम पूर्णांक हो गए। हमें पता करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए विषम पूर्णांक देख लेते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे जो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास है वो हमारा ये हो सकता है, क्योंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पे विषम संख्या बन जाती है। तो ये हमारे पास 6q प्लस का 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 जो है विषम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो भी विषम संख्या होती है। इसका मतलब कि 6q प्लस 3 भी हो सकता है। और यहाँ पे जो 5 है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो ये भी विषम हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6q प्लस का 5। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि जो भी हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। चलिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। हमें बताना है कि दोनों समूहों को समान रखने वाले दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है जिसमें वो मार्च कर सके। तो याद रखना है हमें स्तंभ में अधिकतम संख्या पता करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको HCF पता करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्त है, उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि पहली टुकड़ी में जो संख्या है, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जो हमारे पास जवानों की संख्या है वो हमें दी गई है 616। दूसरी टुकड़ी में क्या है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या जो हमारे पास आएगी वो हमें दिया है 32। अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका HCF निकालेंगे। यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हमें HCF प्राप्त करना पड़ेगा अधिकतम संख्या के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। तो ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर होता है, यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि इसको पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। हमें ये पता है कि जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा ए होता है, छोटा नंबर हमारे पास बी होता है। तो अगर हम 32 का भाग करते हैं 616 में, तो इसको हमें चेक करना है कि कितनी बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 32 होता है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे इस 6 को यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे अभी फिर से भाग करना है हमें, तो चलिए इसका भाग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे 9 बार में हम जाते हैं तो 9 बार में 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 3 27 28 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस 32 को यहाँ पे उतारेंगे, तो हो जाएगा 8 4 जा 32। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि एचसीएफ 8 होगा, 8 होगा। लेकिन अब एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हम रख देते हैं 616, अब बी इक्वल टू हमारे पास 32, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 8 दिया गया है। अब दोबारा हम करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 बराबर 8 गुणे 4। अब प्लस में जब ये टोटल डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, मतलब कि शेषफल 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अतः हमारे पास जो टुकड़ियों की संख्या है, अधिकतम टुकड़ियों की संख्या, वो हमारे पास अधिकतम स्तंभों की संख्या हमारे पास 8 जाएगी। तो हम लिख देंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 8। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है एलसीएम एचसीएफ का, उसके बाद ये आपका वन शॉट खत्म होता है, और इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। ये क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास सवाल है कि पिछले कई सालों में आ चुका है क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने के सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। आगे लिखा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं चलना, तो हमें ये बताना है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ बेसिकली जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है कि एक मान लेते हैं कि यहाँ पे वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें 2 लोग दौड़ रहे हैं। कौन कौन दौड़ रहा है, एक हमारे पास दिया है, एक रवि हमारे पास है, एक सोनिया है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अगर किसी एक स्थान पर स्टार्ट करेंगे तो आप खुद दिमाग लगाइए। जो रवि है वो क्या करेगा कि पहला चक्कर वो लगाएगा 12 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में, और तीसरा 36 मिनट में। और जो सोनिया हमारे पास है, सोनिया वो एक चक्कर 18 मिनट लगाएगी, तो दूसरा चक्कर 36 मिनट में। मतलब कि ये 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पे 3 चक्कर लगा लेगा, और ये 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पे 2 चक्कर, बट लेकिन मिल जाएंगे दोनों। 36 मिनट के बाद वही स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे दोनों। बस ये रहेगा कि इसने 2 चक्कर मारा है ग्राउंड का, और रवि ने 3 चक्कर मारा है, तो इसका आंसर 36 होगा। बट हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो करना क्या है, बेसिकली हमें एलसीएम निकालना है। याद रखना है हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, अधिकतम संख्या जो दोनों में मिलेगी, तो वो 36 है हमारे पास। तो ये हमारा इसमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया को कितना टाइम लगेगा और रवि को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 18 मिनट। 18 मिनट है, 18 मिनट। रवि को लिख देते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को लग रहा है 12 मिनट। 12 मिनट।
तो इन दोनों को एक साथ अगर हमें पता करना है कि एक ही पॉइंट पे कब दोबारा पहुंचेंगे, तो उसके हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एलसीएम आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है, हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 12 का निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 18 का गुणनखंड निकालना है। आपको ये आता होगा, तो चलिए गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये हो जाए हमारे पास 18 का। 2 गुणे 3 गुणे 3। और 12 का निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास 12 है उसका होता है 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारे पास है। अब इसका एलसीएम हमें एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ किसका इसका है, 18 और 12 का निकालने के लिए जहाँ आप देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें से यहाँ पे हम उठा लेंगे इसको। और ये दोनों कॉमन है तो इसको उठा लेंगे। और जो भी बचा रहता है उसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साथ में 3 बचा है, 2 बचा है, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब कि 3 दूने 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो हमारे पास आ जाएगा 36। इसका मतलब कि 36 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, या फिर आपको ये भी पता है कि आप दोनों का साथ साथ निकाल सकते हैं। अगर दोनों का साथ साथ में निकालेंगे हम 18 और 12 का, तो हमारे पास 36 आ जाएगा। 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 त्रिक 6, 9 आ जाएगा यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 एकम 3। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ पे भी 36 आ जाएगा। बट आपको दिखाना है अभाज्य गुणनखंड विधि यूज़ करना है, क्योंकि आपके बुक में दिया है। तो बुक में आपको दिया है, इसलिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे ही लगाएंगे जिससे मैंने किया है। तो चलिए तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी, मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है, कि माना 2 संख्या है, 2 धनात्मक संख्या है हमारे पास है, धनात्मक संख्या या फिर पूर्णांक कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास। कौन कौन से हैं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, ए बी हैं। तो होता क्या है कि जो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा ए बी के एलसीएम ऑफ ए बी और इसके एचसीएफ ऑफ ए बी दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम के गुणनफल और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में 2 संख्या दी होंगी, एलसीएम एचसीएफ, ये 4 चीज़ें आपके पास हैं। तो चारों में से किसी 3 चीज़ को देगा आपको। अब पूछेगा कि फोर्थ जो डिजिट है, संख्याएं है, उसको पता करना है। हो सकता है कि आपको 2 संख्या दे के एलसीएम दिया हो, फिर एचसीएफ पूछ लें। तो यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास दिया है। तो हमें बोला है कि यदि एचसीएफ ऑफ 606 और 657 बराबर 9 दिया है, तो हमें एलसीएम पता करना है इसका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि जो एलसीएम हमें पता करना है, हमें एचसीएफ दिया है, हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन संख्या है, तो उसको हम ए मान लेंगे। पहली संख्या में दी गई है 306, और जो दूसरी संख्या है बी हमारे पास है वो है 657। और इसका जो एचसीएफ हमें दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657, ये हमारे पास है 9। हमें एलसीएम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, इसी का, 306 और 657 का हमें ये पता करना है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो ए क्रॉस बी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, ये हमें पता है। तो अब इसी का यूज़ करेंगे हम और यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो करना क्या है, ए की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू रख देते हैं। ये हमारे पास दिया है 306 और ये दिया है 657। हमें एलसीएम पता करना है, एलसीएम। और यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है 9। अब ये 9 इधर जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657, सॉरी यहाँ 57 होगा, 657 बराबर, ये हमारे पास 9 इसके नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9। अब हमें क्या करना है, इसको बस सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 सत्ते 63 और फिर 2 बचेगा 9 त्रिक 27। तो हमारे पास आएगा 306 गुणे 73। अब अगर हम 306 का 73 में गुणा करते हैं तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे अगर, तो इसका गुणा हमारे पास हो जाएगा 42 ये, तो ये हो जाएगा 3 3 2 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 22338। तो 22338। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 306 और 657। तो यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में ज़रूर आएगा आपके पेपर में। तो करना क्या है आपको, इसका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आगे हम इसके और भी 1 शॉट वीडियो हर चैप्टर के लाएंगे जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये रामबाण है, आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा, समझ में आएगा। और जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में लिखिए। तो अब अगला चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर जो आएगा बहुपद वाला, वो आपका आएगा 1 शॉट वीडियो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें चैनल को हमारे, और आपकी जो राय है उसे कमेंट में बताएं। अगर आपको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बताएं। और क्वेश्चन पेपर जो है सभी सब्जेक्ट का क्लास 10th का वो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसे देख लीजिए। और पीडीएफ चाहे तो हमें कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।